हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इन द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड और हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम, राइट। तो एक्चुअली हम लोग जब हमारा सब्जेक्ट की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग बहुत सारे जो मॉडिफिकेशंस होते हैं और मॉडिफिकेशंस करने के बाद में हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग को जो जो डिजायर्ड एंजाइम्स होते हैं वो भी मिले, या फिर जो डिजायर्ड माइक्रोबियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोगों को मिलने चाहिए, इसलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, राइट। सो इन दिस अ पर्टिकुलर सेशन we are going to discuss about the production of the enzyme और वो भी on the industrial level, right। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये एंजाइम्स होते क्या है, राइट। जो एंजाइम्स होते हैं उनका अगर हम लोग नेचर देखेंगे तो उनका जो नेचर होता है वो प्रोटीन नेचर होता है। बस एक ही ऐसा एंजाइम होता है जो कि नॉन प्रोटीन नेचर का होता है और वो एंजाइम होता है राइबोजाइम, राइट। बिल्कुल दिमाग में फिक्स करके रख लेने का। एक ही प्रोटीन ऐसा होता है जो होता है सॉरी, एक ही एंजाइम ऐसा होता है जो कि नॉन प्रोटीन नेचर का होता है और वो होता है राइबोजाइम। और बाकी सारे जो एंजाइम होते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं प्रोटीन नेचर के, राइट। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द दिस प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स। तो इसमें जनरल प्रोसेस देखेंगे हम लोग एंजाइम के। पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये एंजाइम क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज क्या होते हैं एंजाइम्स के, और फिर आगे जाके वन बाय वन हम लोग एक एक जो एंजाइम होते हैं, जैसे हमारा अमाइलेज हो गया, कैटालेज हो गया, पेरोक्सिडेज हो गया, पेनिसिलिनेज हो गया, इन सब के हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ में उनका प्रोडक्शन कैसा होता है इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। So starting with the प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम, तो हम लोग ये देखते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और बेसिकली देज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम का काम क्या होता है बेटा? तो जैसे कोई भी रिएक्शन फास्ट होने के लिए केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी जो रिएक्शंस होती है या फिर जो भी रिएक्शंस होती है उनको फास्ट करने के लिए जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है वो होता है एंजाइम्स, राइट। तो एंजाइम्स के होने की वजह से जो रिएक्शन स्लो होने वाली होती है वो हो जाती है अ फास्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट। तो अब ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है? उन रिएक्शंस को वो फास्ट कर देते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंड उनकी इफिशिएंसी भी जो होती है वो हाई होती है। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की, तो ये जो एंजाइम होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट, वो छोड़ के वो दूसरे को किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इनकी इफिशियंसी भी जो होती है वो काफ़ी हाई इफिशियंसी होती है, राइट। तो हमारे पास में
जो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम्स जिनको हम लोग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो एंजाइम्स है, वो कौन से जो एरियाज होते हैं उनमें यूटिलाइज किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ए यूज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं इन द फार्मास्यूटिकल्स में, राइट? जैसे हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया, राइट? साथ में जो हमारे जो पेनिसिलिन सेलिनेज होते हैं उनका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट? ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट? दूसरा होता है ये द यूज ऑफ एंजाइम्स इन द फूड एंड डेयरी में भी एंजाइम्स का यूज यूटिलाइजेशन होता है। देन टेक्सटाइल्स में भी होता है, डिटर्जेंट, लेदर, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, डायग्नोस्टिक्स में भी एंजाइम को यूटिलाइज करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एंजाइम को ही यूज नहीं करते हैं, साथ में एंजाइम में मॉडिफिकेशन भी करते हैं। तो उसी को चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में, विच वाज कॉल्ड एज द प्रोटीन इंजीनियरिंग, राइट? तो ये बहुत ये जो एंजाइम्स होते हैं इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, वो इन दिस वाइड एरियाज में हम लोग इजीली यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज अ सोर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंजाइम। तो या इंडस्ट्रियल एंजाइम बनाने के लिए वो क्योंकि एंजाइम तो एनिमल सोर्स भी होते हैं, प्लांट सोर्स भी होते हैं एंड द माइक्रोबियल सोर्स के भी एंजाइम होते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो हम लोग यूज करेंगे सोर्स फॉर द एंजाइम, these are the माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिड ग्रोथ होती है। साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है या फिर जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो इजी होती है, राइट? साथ में ये जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो इंडोसेल्युलर सिक्रीशन में होता है, ओके? और मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना एंड आइसोलेट करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। और साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स हम लोग यूज करते हैं, उनमें स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है कंपैरेटिव टू द अदर सोर्सेस ऑफ द एंजाइम। दैट्स व्हाई we use microorganisms as the source of the industrial enzymes, right? तो इसके बाद में अगर हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो एक्चुअली में जो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स होते हैं उनके सोर्सेस कौन से होते हैं? वैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहला एक सोर्स हो गया वो होता है हमारा माइक्रोबियल सोर्स हो गया, दूसरे होते हैं वो होते हैं प्लांट सोर्स, और जो तीसरा होता है वो होता है एनिमल सोर्स। तो जब हम लोग बात करेंगे, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द माइक्रोबियल सोर्स। तो माइक्रोबियल सोर्स में भी जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनमें आते हैं, फर्स्ट वन आर द बैक्टीरिया, फिर होते हैं हमारे फंगाई एंड थर्ड होते हैं दिस आर द यीस्ट, राइट? तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें जो बैसिलस के स्ट्रेन्स हो गए या फिर सुडोमोनास हो गया या फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, दिन के जो स्पेसीज होते हैं दे विल बी एक्टिंग एज अ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ द एंजाइम। फिर फंगाई में कौन से होते हैं? जैसे एस्परगिलस के स्पेसीज हो गया, देन पेनिसिलियम के स्पेसीज होते हैं, या फिर जो राइजोपस के स्पेसीज होते हैं, दिस विल बी द फंगाई एज अ सोर्स ऑफ द एंजाइम्स, ओके? और इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो आता है हमारा सैक्चारोमाइसेस, राइट? अगर माइक्रोबियल सोर्स अगर हम लोगों ने छोड़ा तो फिर दूसरे जो सोर्स होते हैं उनमें आता है प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स में फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि प्लांट से भी तो हम लोगों को एंजाइम मिलते हैं ना, तो कौन से एंजाइम होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो पैपेन जो होता है, इट दिस इज द एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पपाया, राइट? तो हम लोग जिसको पपाया बोलते हैं ना, तो वहां से मिलता है पैपेन नाम का एंजाइम। उसके बाद में जो ब्रोमेलेन होता है, दिस एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
पाइनएप्पल एंड जो अमाइलेजेस होते हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माल्ट, राइट? सो दीज आर द प्लांट सोर्सेस ऑफ द एंजाइम। फिर थर्ड वाला जो होता है वो होता है एनिमल सोर्सेस ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं पेप्सिन की, तो पेप्सिन एक्चुअली कहाँ पे सीक्रेट होता है? वो सीक्रेट होता है हमारे स्टमक में। लेकिन फिर वो स्टमक से निकलना तो पॉसिबल नहीं होता है ना इंडस्ट्रियल लेवल पे, इसलिए फिर हम लोग यूज करते हैं माइक्रोबियल सोर्सेस, राइट? मतलब माइक्रोब्स को यूज करेंगे एज अ सोर्सेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एंजाइम। जैसे एनिमल सोर्स का दूसरा तीसरा देखेंगे, सॉरी सेकंड वाला, वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? वो एचएपी में पढ़ चुके हैं, दीज आर द पैनक्रियाज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग द ट्रिप्सिन। तो हम लोगों को ये इतने सोर्सेस देखने के बाद में क्या दिखाई दे रहा है कि पपाया से, पाइनएप्पल से और माल्ट से एंजाइम निकालना या फिर एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो इंडस्ट्रियल एंजाइम को प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोबियल सोर्सेस। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स बाय यूजिंग द माइक्रोबियल सोर्सेस। गॉट इट? तो ये वाला हमारा टॉपिक है। ओके, तो ये जो एंजाइम होता है, इन एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में दो मेजर कल्चर के टेक्निक्स होते हैं, राइट? तो दो मेजर कल्चर टेक्निक्स कौन से होते हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो कहलाती है सेमी सॉलिड कल्चर मेथड। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, जो मेथड है उसमें जो हमारा जो मीडियम रहेगा वो रहेगा सेमी सॉलिड नेचर का, जिसकी वजह से जो भी कल्चर है वो कल्चर जो ग्रो होने वाला है वो होने वाला है ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी सॉलिड और द सरफेस कल्चर मेथड। और जो दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा सबमर्ज कल्चर मेथड। मतलब उसमें अभी डीप होके रहेंगे, तो कैसे, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली मेथड हम लोगों ने देखी थी कल्चर मेथड्स में, इनलिस्ट किया था, वो थी हमारी सेमी सॉलिड कल्चर मेथड। ओके, तो सेमी सॉलिड कल्चर मेथड होता क्या है? जिसमें जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है ऑन द मॉइस्ट सॉलिड सबस्ट्रेट। ओके, जैसे हम लोगों ने अगर का जेल बना लिया फॉर एग्जांपल, राइट? तो अगर का अगर जेल है तो वो बन गया है सेमी सॉलिड हो गया। तो उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर जो भी कल्चर वहां पे डेवलप होगा दैट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ दैट सब, मतलब जो हमारा मीडियम है, सबस्ट्रेट है, उसके सरफेस पे ग्रोथ होती है। ये कहलाता है सॉलिड और द सरफेस कल्चर मेथड। ओके, तो अगर ये मेथड है तो उसमें कोई भी जो लिक्विड्स होते हैं या फिर वाटर होता है वो इधर से उधर जो है वो फ्लो नहीं होते रहता है। दैट्स व्हाई वी से देयर इज द नो फ्री फ्लोइंग वाटर। ओके, तो कोई भी फ्री फ्लोइंग वाटर नहीं होता। इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो अगर वाटर ही अब फ्री फ्लोइंग नहीं है, मतलब इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, राइट? और यहाँ पे कोई मिक्सिंग भी नहीं होती रहती, क्योंकि फ्लो नहीं होते रहता है तो मिक्सिंग भी नहीं होती है। इसलिए वहां पे जो एरेशन होता है उस एरेशन का कंट्रोल करना आसान नहीं होता। मतलब देयर इज वेरी पुअर एरेशन कंट्रोल। ओके, और इसमें जो ग्रोथ भी होती है वो भी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। तो ऐसे के लिए हम मतलब जो हम लोग सेमी सॉलिड या फिर सरफेस कल्चर मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए कॉमन सबस्ट्रेट्स जो होते हैं, मतलब किसके ऊपर ग्रोथ होने वाली है, वो कॉमन सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? तो कॉमन सबस्ट्रेट में आते हैं हमारे व्हीट ब्रान आ गया, उसके बाद में राइस ब्रान होता है, या फिर ऑयल केक्स होते हैं, या फिर जो बैगेज होते हैं, ये हमारे कॉमन सबस्ट्रेट होते हैं। कॉमन सबस्ट्रेट, तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारे ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये हो गए हैं हमारे कल्चर सबस्ट्रेट। फिर उसके ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ होगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सेमी सॉलिड और द सरफेस कल्चर मेथड। ये होगी पहली कल्चर मेथड। फिर दूसरे जो सेकंड वाली आती है वो मेथड कहलाती है हमारी सबमर्ज कल्चर
मेथड, राइट? एज नेम इंडिकेट, सबमर्ज का मतलब क्या हो गया? डूब के रहना, राइट? तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो हो रहे हैं इन द लिक्विड मीडियम। तो दिमाग में एकदम फिक्स रख लेने का, सबमर्ज का मतलब ही क्या हो गया? डूब डूब के। और डूबा क्या किस में जाता है? फ्लूइड में। तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं उनके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, और इसमें जो फ्री वाटर भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों को अगर मैंने ग्रो करने के लिए दिया दोनों भी मेथड, एक दिया सेमी सॉलिड और दूसरा दिया लिक्विड, तो हम लोग हमेशा प्रेफर कौन सा करेंगे? जो हमारा लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसको प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आंसर है, क्योंकि ये होमोजेनस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सबमर्ज फर्मेंटेशन का कल्चर टैंक हो गया। इसमें जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है वो है, और फिर उसको धीरे 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 रोटेट किया जाएगा, मतलब मिक्स किया जाएगा। तो ये एक होमोजेनस सिस्टम होता है। और इसमें हम लोग पीएच, टेम्परेचर और जो एरेशन, एरेशन का मीनिंग क्या हो गया? कि जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक अगर माइक्रोब्स है तो उनके लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इन तीनों भी चीजों को हम लोग इजीली कंट्रोल कर पाते हैं इन द सबमर्ज कंडीशन में। ओके। और इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होती है वो भी हाई होती है। इसका मतलब क्या हो गया? एक बैच में अगर रिजल्ट अच्छा आया तो दूसरे बैच में भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, बार बार अगर हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे तो रिजल्ट जो होते हैं वो अच्छे ही आएंगे। तो वो होता है हमारा सबमर्ज कल्चर मेथड। फिर इसका सबमर्ज कल्चर मेथड यही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स, इसलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे। तो ये जो मेथड होती है उसका सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसका जो स्केल अप होता है वो इजी होता है। अब सबको लगता है ना कि स्केल अप, ऐसा नाम सुनते से ही ऐसा लगता है हम लोगों को ये तो आसान चीज है। इतनी आसान नहीं होती है। जब हम लोग मतलब पीजी या फिर पीएचडी वगैरह करते हैं वो टाइम पे, या फिर कोई भी जो रिसर्चर होता है वो कोई प्रोसेस डेवलप करता है तो वो लेबोरेटरी लेवल पे होता है। लेकिन जब उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई करना होता है तो बहुत सारे उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्केल अप प्रोसेस, राइट? तो स्केल अप करना मतलब क्या होता है? पहले तो हम लोगों ने प्रोसेस होती है, एक मेथड होती है, वो हम लोगों ने लैब में प्रूव कर लिया है, डेवलप कर लिया है। अब उसको कमर्शियली जब हम लोग अप्लाई करते हैं तब उतने छोटे से लेवल पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए कंडीशंस भी होती है, वो भी चेंज हो जाती है। दैट इज द स्केल अप। इसलिए स्केल अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च टू द प्रोडक्शन के लिए, राइट? तो ये जो है हमारी सबमर्ज जो कल्चर मेथड होता है, दिस इज इजी टू स्केल अप, राइट? साथ में इसका जो प्रोसेस कंट्रोल होता है वो भी बेटर होता है। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, वेदर दैट विल बी द फर्मेंटेशन भी होगा, मतलब वो प्रोडक्शन के टाइम पे जो कंट्रोल होता है वो बेटर रहता है। साथ में ये जो है वो सुटेबल रहता है फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन? कि ये जो टैंक है उसमें से फिर ऐड किया जाता जाएगा और कुछ पार्ट बाहर निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, वो बैच प्रोसेस की तरह। ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि एक बार हो गया फिर से पूरा का पूरा बैच बाहर निकालो और फिर से उसको स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा, राइट? लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, राइट? सो इट इज हायर कॉस्ट, राइट? और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ ये सबमर्ज है, मतलब यहाँ पे लिक्विड मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे सपोज एंजाइम्स है, तो वो पूरे लिक्विड मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेंगे। मतलब यहाँ हम लोगों को जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है जैसे एंजाइम्स है तो वो डाइल्यूट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाई in this method we get the dilute enzyme solutions. Okay, एग्जाम्पल्स, इस मेथड से हम लोग जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं उनमें आते हैं पेनिसिलिन असाइलेज हो गया, दूसरा हो गया ग्लूकोज आइसोमरेज हो गया, तीसरा होता है वो होता है प्रोटीएजेस या फिर
लाइपेजेस। तो इनमें से हम लोग आज भी डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्या देखा कि ये जो कल्चर टेक्निक्स होते हैं, वो कल्चर टेक्निक 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेमी सॉलिड या फिर सरफेस कल्चर मेथड। सिंपल लैंग्वेज में इसमें जो मीडियम रहेगा दैट विल बी इन द सेमी सॉलिड फॉर्म। तो जो भी कल्चर है वो ग्रो होने वाला है दैट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ दैट सेमी सॉलिड मीडियम। दूसरा होता है वो होता है सबमर्ज कल्चर मीडिया टेक्निक, जिसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम होता है दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। तो इसमें जो भी माइक्रोब्स एंड जो प्रोसेसेस होने वाली है दैट विल बी इन द सबमर्ज कंडीशन में। लेकिन हमारा मोर जो प्रेफरेबल मेथड रहेगी दैट विल बी द सबमर्ज कल्चर मेथड। ओके, अब हम लोग वन बाय वन जो हमारे एंजाइम्स है इनके बारे में तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, उनका प्रोडक्शन के बारे में। लेकिन अब सबसे पहले तो हम एक जनरलाइज मेथड जो होती है एंजाइम प्रोडक्शन में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिसको बोला जाता है जनरल स्टेप्स इन द माइक्रोबियल एंजाइम प्रोडक्शन। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन की जनरल वाली जो स्टेप्स होती है वो कौन सी होती है, वो पहले देखेंगे। सबसे पहली जो मेथड होती है, पहली स्टेप जो होती है वो कहलाती है आइसोलेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन। बाद में हम लोग इसके इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, एक बार जो स्ट्रेन अगर हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया और सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट, राइट। उसके बाद में आता है जो हमारा मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम का फॉर्मुलेशन। तो कौन से मीडियम में हम लोग इन माइक्रोब्स को ग्रो करने वाले हैं। फिर ये जो मीडियम होते हैं, इनमें पीएच का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, मतलब पीएच एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो पहला ये दो चीजें किसके बारे में है, देयर टू थिंग्स आर रिगार्डिंग द माइक्रोब्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पीएच मीडियम फॉर्मुलेशन एंड द pH adjustment. This is regarding the medium, right? तो पहले दो स्टेप्स माइक्रोब्स के बारे में, ओके। उसके बाद में कि नेक्स्ट दो स्टेप्स होती है वो है हमारे मीडियम के बारे में। और उसके बाद में फिर ये माइक्रोब जब मीडियम में जाएगा देन इट विल कॉज द फर्मेंटेशन, राइट। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं मीडियम को, और साथ में फिर प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। एंड ड्यूरिंग दैट फर्मेंटेशन वी विल गेट आवर डिजायर्ड एंजाइम्स। गॉट इट। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके हैं एंजाइम्स इन द फर्मेंटेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स प्रोडक्शन होता है या फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो स्टेप होती है, जो अभी फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स है और हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, एंजाइम्स, उनको उनका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा और उनका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। और लास्ट स्टेप जो रहेगी जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोसेसिंग, राइट। तो ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं जिनको हम लोग बोलने वाले हैं जनरल स्टेप्स, राइट। तो इसमें हम लोग अभी वन बाय वन एक एक स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो पहली स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन। तो इस स्टेप्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आइसोलेट करते हैं। कहाँ से आइसोलेट करेंगे, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हम लोगों को नेचर से। और नेचर से भी कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द सॉइल हो गया, वाटर हो गया, प्लांट हो गया, राइट। देन जो प्लांट के रेसिड्यू होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वहां से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे। लेकिन वो फिर वैसे के वैसे यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनमें कंटेमिनेशन भी होता है। तो उसमें हम लोग इन माइक्रोब्स की स्क्रीनिंग करेंगे, राइट। इसको बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो और स्क्रीनिंग करने के बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई यील्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हाई एंजाइम प्रोड्यूसर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, राइट।
तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, जो हमारे एनवायरनमेंट है वहाँ से हम लोगों ने जो माइक्रोब है उसको आइसोलेट कर लिया। फिर माइक्रोब्स को स्क्रीन किया डिपेंडिंग अपॉन देयर हाई एंजाइम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। तो जो ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के जो हमारे टेक्निक होते हैं जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ द स्क्रीनिंग। मेथड ऑफ स्क्रीनिंग ये या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने के जो मेथड्स होते हैं, उनमें सबसे पहली जो मेथड होती है वो कहलाती है प्लेटेसे मेथड। दूसरी होती है वो कहलाता है ज़ोन ऑफ क्लियरेंस टेक्निक एंड जो थर्ड मेथड होता है वो कहलाता है इंडिकेटर डाई मेथड। तो ये 3 मेथड को यूज़ करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्क्रीन कर लेंगे, राइट? तो ये यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। तो फिर अभी स्क्रीन तो कर लिया, लेकिन कौन-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मतलब सिलेक्ट करना है, तो उसका जो हमारे पास में होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का सिलेक्शन कैसा होगा? तो फॉर द माइक्रोबियल जिसको हम लोग बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन के लिए किसका सिलेक्शन करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास में जो क्राइटेरिया होता है, तो जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रेन्स होते हैं, उनमें कौन-सी प्रॉपर्टी होती है, जिनके ऊपर से हम लोग इनको सिलेक्ट करेंगे। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी रहेगी, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को सिलेक्ट करेंगे जिनके हाई यील्ड मतलब जो एंजाइम की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब जो हाई क्वांटिटी में एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे। साथ में वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हम लोग यूज़ करेंगे जो कि नॉन पैथोजेनिक हो। नॉन पैथोजेनिक का मीनिंग में सिंपल सा जो नॉन डिसीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, उनको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, राइट? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे जो रैपिडली ग्रो होते हो सस्ते वाले मीडियम के ऊपर, ओके? सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो रैपिडली ग्रो हो रहे हैं एंड दैट इज़ आल्सो ऑन द इनएक्सपेंसिव सबस्ट्रेट, ओके? तो जो सबस्ट्रेट है या फिर जो मीडियम है वो सस्ता भी रहेगा जिसमें भी वो मतलब ईज़िली कॉमनली सस्ता कौन-सा रहेगा जो कॉमनली अवेलेबल रहेगा। तो उसपे वो आसानी से ग्रो होने वाले को हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो जेनेटिकली स्टेबल हो, मतलब एवरी उनके साइकल्स में वो जेनेटिक म्यूटेशन ना होता हो, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी मतलब एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है वो चेंज होता जाएगा। इसलिए जेनेटिकली स्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को चूज़ करेंगे। फिर ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग यूज़ करेंगे जो कि एंजाइम को सीक्रेट करते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलरली। व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, उसने एंजाइम बनाया, राइट? लेकिन अब वो एंजाइम को सीक्रेट कहाँ पे किया? अगर उसके अंदर ही सीक्रेट कर दिया, तब ये उस वहाँ से आइसोलेट करना या एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, उसका सीक्रेटेड एंजाइम जो होते हैं, वो अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर है, वो माइक्रोब्स के सेल के बाहर है, देन द आइसोलेशन या फिर एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो ईज़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोग वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को सिलेक्ट करेंगे व्हिच सीक्रेट द एंजाइम्स एक्स्ट्रासेल्युलरली और ये जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रेफ़र करेंगे जो कि फर्मेंटेशन स्ट्रेस कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे फर्मेंटेशन के वक़्त में जो भी स्ट्रेस कंडीशन आएँगी, टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद में उसको घुमाया जाएगा। तो ये सारे कंडीशन को जो टॉलरेट करेंगे, उस वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग चूज़ करेंगे। सो दैट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट? तो ये हमारा पहला वाला स्टेप हो गया, आइसोलेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन। तो अभी हमारा स्ट्रेन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो हम लोग को पक्का पता चल गया, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, हम लोगों ने सिलेक्ट किया वाला, जो सारे इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है। तो आगे क्या करेंगे? तो आगे करते हैं, वो जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन में कौन-सी इम्प्रूवमेंट करनी है, मतलब स्ट्रेन में इम्प्रूवमेंट करना है हम लोगों को, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट स्टेप। तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उसमें जो एंजाइम यील्ड जो है, वो ज़्यादा हो और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के स्ट्रेन की जो स्टेबिलिटी होती है, वो मोर स्टेबल हो, राइट? तो
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? स्टेबल भी होना चाहिए और उसकी हाई एंजाइम यील्ड भी होनी चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए फिर हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली जो मेथड होती है वो कहलाती है म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से फिर क्या होगा, माइक्रोब्स में हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे कि चेंज करने के बाद में हम लोगों ने लास्ट टाइम ही प्रोटीन इंजीनियरिंग में इसके बारे में डिस्कस किया वाला है। तो यहाँ पे चेंज करके हम लोग देखते हैं कि कहाँ कौन से चेंज करने की वजह से एंजाइम की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रही है एंड दिस म्यूटेशन कैन बी डन बाय द यूवी रेज या फिर केमिकल जो म्यूटेजेंस होते हैं उनसे भी हम लोग म्यूटेशन कर सकते हैं या फिर जो स्ट्रेन में इम्प्रूवमेंट होता है दैट कैन बी डन बाय द recombinant DNA टेक्नोलॉजी और द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या फिर जो हमारे एडाप्टिव म्यूटेशन होता है इससे भी हम लोग जो स्ट्रेन होती है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिलेक्ट कर लिया तो हो गया, सिलेक्ट भी करेंगे और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रेन होता है उसको हम लोग इम्प्रूव भी करेंगे। इसलिए आती है हमारी सेकंड स्टेप दैट इज द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। फिर थर्ड वाला स्टेप होता है, ये पहले मैंने बताया था, पहले दो स्टेप्स थे हमारे रिगार्डिंग द माइक्रोब्स, बाद में थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेप्स रहने वाला है वो रहने वाला है रिगार्डिंग द मीडियम। तो थर्ड जो स्टेप है जिसमें आता है मीडियम फॉर्मुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मीडियम है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं जो एंजाइम्स का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन मीडियम। प्रोडक्शन मीडियम क्या करता है? मीडियम जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट जो होता है वो सप्लाई करता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी हो और उसमें एंजाइम्स का सिंथेसिस भी हो। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते जाएंगे, साथ में वो एंजाइम को सिंथेसाइज भी करेंगे। ये एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है जो हम लोग मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम जो यूज करते हैं। ओके, अब ये जो हमारा प्रोडक्शन, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मीडियम बोलते हैं, प्रोडक्शन मीडियम में कौन सी चीजें होनी चाहिए उसी को हम लोग बोलेंगे द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन मीडियम। तो पहले तो उसमें होना चाहिए कार्बन सोर्स, राइट? तो कार्बन सोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि कार्बन से तो मिलती है एनर्जी और बाद में एंजाइम का इंडक्शन भी होता है। दूसरी जो चीज होती है वो कहलाती है नाइट्रोजन सोर्स। व्हाई नाइट्रोजन सोर्स इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है वो एग्जैक्टली बहुत ही जरूरी होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो मीडियम रहता है उसमें हम लोगों को नाइट्रोजन भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरा जो होता है वो होता है मिनरल सॉल्ट्स, राइट? जैसे ह्यूमंस के लिए भी, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मिनरल्स की, जैसे ह्यूमंस के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है और मिनरल्स की जरूरत क्यों होती है ह्यूमंस के लिए? ताकि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अच्छे से आ जाए, राइट? तो ऐसे ही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मिनरल की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे मिनरल सॉल्ट्स फॉर द एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, राइट? उसके बाद में अब जैसे हम लोग हमारे बॉडी के लिए भी लगते हैं ना, विटामिन की जरूरत होती है, अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। व्हाट आर दिस? बेसिकली दिस आर द ग्रोथ फैक्टर्स। तो ग्रोथ फैक्टर्स कौन से हम लोग ऐड करेंगे? तो उनमें आते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विटामिन एंड द अमीनो एसिड्स, राइट? और लास्ट में आते हैं वो कहलाते हैं इंड्यूसर्स। इंड्यूसर्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम के सिंथेसिस को, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर्स। तो हम लोगों को नॉर्मली क्या लगता है कि मीडियम है मतलब कोई भी मीडियम ले लिया, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को स्पेसिफिकली एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोगों को मीडियम ऐड करने पड़ते हैं, जिसमें कार्बन सोर्स भी ऐड करना पड़ेगा, और दैट विल बी अगेन डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि नाइट्रोजन सोर्स कौन सा रहेगा। फिर मिनरल सॉल्ट्स की भी जरूरत होती है, ग्रोथ फैक्टर्स की भी जरूरत होती है और इंड्यूसर, इंड्यूसर का काम क्या है? तो स्टिमुलेट करना एंजाइम के सिंथेसिस को। ओके, तो जैसे कॉमन सबस्ट्रेट्स के अगर बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग बात करें तो ना कार्बन सोर्स, तो कार्बन सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन के सोर्स कौन से होते हैं? तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, मोलासिस एंड द सेलुलोज, दीज आर द कॉमनली यूज कार्बन
सोर्सेस, राइट? वैसे ही फिर आते हैं हमारे नाइट्रोजन सोर्सेस, मतलब जिनकी जरूरत होती है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसमें आते हैं हमारे अमोनियम सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि पेप्टोन और जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड द कॉर्न स्ट्रिप लिकर होता है, उसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, बिकॉज दे आर द वेरी गुड नाइट्रोजन सोर्सेस, राइट? तो हम लोगों ने तीसरे वाले स्टेप में क्या बना दिया वाला है, द प्रोडक्शन मीडियम बना दिया है। ओके, बस उनमें ऐड कर देने से जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक्टिवेट और काम करना चालू नहीं होते, मल्टीप्लाई करना चालू नहीं होते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसका पीएच एडजस्ट करते हैं। व्हाई पीएच एडजस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो पीएच होता है, ये पीएच करता जो है वो उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। वो पीएच जो है वो अफेक्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, राइट? तो जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है। तो पर्टिकुलर पीएच के लेवल पे ही हर एक जो माइक्रोब्स होता है उनका ऑप्टिमम पीएच लेवल होता है, जिस पे उनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छे से होता है। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव सिलेक्टेड, वी हैव टू एडजस्ट द पीएच फॉर देयर ग्रोथ। गॉट इट? उसके बाद में पीएच जो होता है वो अफेक्ट करता है एंजाइम के सिंथेसिस को, क्योंकि एंजाइम अगर सिंथेसाइज करना है तो एंजाइम का एक्टिवेशन भी मतलब एंजाइम जो होते हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए पर्टिकुलर जो पीएच होता है वही चाहिए रहेगा। और साथ में जो एंजाइम जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए पीएच, पर्टिकुलर पीएच होना जरूरी है। तो इसलिए पीएच जो है वो तीन चीजों को अफेक्ट कर रहा है। और कौन सी तीन चीजें? एक तो हो गया हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ, बाद में एंजाइम का प्रोडक्शन या फिर सिंथेसिस एंड एंजाइम की स्टेबिलिटी, तीनों को भी अफेक्ट करता है पीएच। इसलिए हम लोग पीएच को कंट्रोल करेंगे। और पीएच को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें अभी NaCl और सॉरी इसमें हम लोग HCl और NaOH नहीं डालेंगे। एज पर एनालिसिस हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द बफर्स, राइट? या फिर जो हमारे एसिड बेस एडिशन होते हैं डायरेक्टली हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग एडिशन करेंगे और आगे हर एक जो एंजाइम का प्रोडक्शन रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि पीएच को किससे मेंटेन कर रहे हैं, कितना मेंटेन कर रहे हैं और कौन सी चीज से हम लोग पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। तो जो हमारे अगर मोस्टली एंजाइम्स देखते हैं तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो मतलब एक्टिव रहते हैं या सिंथेसाइज होते हैं एट द पीएच ऑफ द 5.5 टू 7.5 पीएच पे, राइट? तो ये हो गया है पीएच एडजस्टमेंट। ओके, उसके बाद में का जो हमारा फिफ्थ वाला स्टेप होता है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन स्टेप। ओके, अब ये फर्मेंटेशन स्टेप ये होती है जिसमें एक्चुअल जो माइक्रोब्स हो रहे हैं उसका ग्रोथ भी हो रहा है और जो एंजाइम्स जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, राइट? तो हमारे माइक्रोबियल फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी में पूरा का पूरा एक हमारा सेक्शन ही है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फर्मेंटेशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस जितना जरूरी है उतना ओवरव्यू हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ओके, तो फर्मेंटेशन में होती है माइक्रोब्स की कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। ओके, और ये जो फर्मेंटेशन होता है वो तीन टाइप के फर्मेंटेशन हो सकते हैं। एक तो बैच टाइप फर्मेंटेशन होगा, मतलब एक बार फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया, फिर उस बैच को निकाल दो और फिर से दूसरे माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट मीडिया लोड कर दो और फिर से एक बार होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज द बैच फर्मेंटेशन। फिर आता है सेकंड पेड बैच फर्मेंटेशन और तीसरा होता है दैट इज द कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं फर्मेंटेशन के, राइट? जिनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बाद में, जो फर्मेंटेशन वाला सेक्शन रहेगा उसमें, राइट? उसके बाद में इसमें जो टेक्निक्स होती है वो दो टेक्निक्स आती है। एक कहलाती है हमारी सबमर्ज फर्मेंटेशन और दो दूसरी होती है वो होती है सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सबमर्ज वाला था। ओके, जिसमें माइक्रोब्स अभी सबमर्ज रहेंगे इन द मीडियम
वो कहलाता है हमारा सबमर्ज फर्मेंटेशन। ओके, और जो दूसरा सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन ऑन द हम जिसको बोलेंगे ना कि सेमी सॉलिड जो सबस्ट्रेट के ऊपर जो फर्मेंटेशन होगा दैट विल बी द सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन। तो ऐसे 2 टेक्निक्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जो कल्चर बनाने के हमारे जो टेक्निक्स होते हैं वो 2 टाइप के हो गए। फिर फर्मेंटेशन के लिए हम लोग जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, बस इनलिस्ट करके रख रहे हैं हम लोग, डिटेल में तो हम लोग फर्मेंटेशन में देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग इक्विपमेंट्स होते हैं, एक तो आता है हमारा स्टर टैंक फर्मेंटर होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एयर लिफ्ट फर्मेंटर होता है या फिर जो ट्रे फर्मेंटर होता है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इम्पोर्टेंट क्या होता है? वो होता है द कंडीशंस, राइट? तो हम लोग जब बात करते हैं कंडीशंस की, टेम्परेचर कंडीशंस की, अगेन दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू यूज। तो यूजुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो हम लोग टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं एट द 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस में। पीएच फिर मेंटेन करके रखेंगे, मतलब कौन सी चीजें हम लोगों को कंट्रोल करनी है, तो वो उसमें आता है टेम्परेचर, उसके बाद में पीएच, उसके बाद में एरेशन, मतलब कितना एयर सप्लाई उसको मिलना चाहिए, साथ में एजिटेशन, मतलब हम लोग जो बैफल्स होते हैं उनको यूज करके उन मीडिया को कितना हम लोग घुमाएंगे, दैट विल बी द एजिटेशन एंड स्टेरिलिटी कंडीशन। मतलब बाकी की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें ना रहे, ये इतनी कंडीशंस हम लोगों को मेंटेन करनी होती है फॉर द फर्मेंटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा 3, 4, 5। अब आता है हमारा 6th वाला जो स्टेप होता है। 6th जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंजाइम। तो देखो क्या हुआ, ये जो पहले के 2 स्टेप्स थे उसमें हम लोगों ने माइक्रोब्स को चूज़ कर लिया, ठीक है? ये हो गए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने मीडिया को या अच्छे से हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है? मतलब यहाँ पे आ गया मीडिया वाला। फिर फर्मेंटेशन में क्या हुआ था? माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई थी और एंजाइम प्रोड्यूस हो गया था। हम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेने वाले हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिक्रीशंस होते हैं एंजाइम के वो एक्स्ट्रा सेल्युलर हो, मतलब माइक्रोब्स के बॉडी के बाहर हो। ओके, एक बार प्रोड्यूस हो गया, अब क्या करने का है हम लोगों को? वहां से निकलना भी तो पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन, मतलब उस मीडियम से एंजाइम को बाहर निकालना और फिर उसको प्यूरिफाई करना। तो पहला होता है वो कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंजाइम। तो जो हमारे 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं उन दोनों का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इन द ब्रॉथ, मतलब जो मीडिया होता है उसी में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसकी जो रिकवरी होती है वो आसान रहती है। इसके लिए हम लोग सीधा-सीधा क्या कर सकते हैं, हम लोग फ़िल्ट्रेशन कर लेंगे, नहीं तो सेंट्रिफ्यूगेशन करने के बाद में हम लोग एंजाइम्स को इज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन दूसरे जो टाइप के हमारे एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम। अब इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या हो गया? वो एंजाइम जो प्रोड्यूस हो चुके हैं इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के अंदर एंजाइम है, वहां से उसको बाहर निकालना है तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ना पड़ेगा, दैट इज द सेल डिस्ट्रप्शन करना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, उसके लिए जो हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, एक तो होता है दैट इज मैकेनिकल, जैसे अल्ट्रासोनिक जो होते हैं, ओके, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सोनिकेशन मेथड, या फिर जो होमोजेनाइजेशन मेथड होती है, या फिर केमिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड से भी हम लोग सेल को डिसरप्ट करेंगे। जैसे ही सेल टूट जाएगा वहां से जो एंजाइम है अभी वो बाद में ब्रॉथ में आ जाएंगे, इसलिए हम लोग कौन सा स्ट्रेन प्रेफर करेंगे? जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बनाता हो, राइट? तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन कर लिया, राइट? उसके बाद में प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन करना मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती है, इन इम्प्यूरिटीज को हम लोगों को बाहर निकाल देने का है। मतलब हम लोगों को रिमूव करने का है जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा सेल के डेब्रिस हो गए। सेल के डेब्रिस मतलब सेल के टुकड़े, ओके, तो उनको बाहर निकालने हैं। बाद में न्यूक्लिक एसिड्स जो रहते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं, या फिर
जो अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं उनका रिमूवल करना होता है। उसके लिए फिर हमारे पास में मेथड्स कौन से हैं? तो पहली मेथड जो होती है वो कहलाती है फिल्ट्रेशन मेथड। सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड थर्ड वन इज द डायलिसिस। तो ये मेथड से जो अनवांटेड चीजें होती है उनको हम लोग रिमूव करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्यूरिफिकेशन। ओके, साथ में हम लोग जो प्रेसिपिटेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन भी करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सॉरी, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन होता है, अगर सॉल्ट ऐड कर दिया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, तो सॉल्ट जो है वो जो है वो इम्प्यूरिटीज को भी प्रेसिपिटेट कर देता है, राइट? दूसरी जो मेथड होती है वो होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करने के बाद में वो प्रेसिपिटेट कर देगा। और तीसरी मेथड होती है वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये जो मेथड होती है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो बल्क में इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर सके या फिर जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सके। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फिर आता है, सॉरी, फाइनल में आता है हमारा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेवन स्टेप, दैट इज द फाइनल प्रोसेसिंग। फाइनल प्रोसेसिंग में सेवन स्टेप, लास्ट स्टेप, दैट इज द फाइनल प्रोसेसिंग। ओके, इन फाइनल प्रोसेसिंग में हम लोग कर क्या रहे हैं? तो जो भी कॉन्सेंट मतलब हमारे एंजाइम्स है उनको हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और साथ में उन एंजाइम का किया जाएगा स्टेबलाइजेशन। मतलब एंजाइम को हम लोग स्टेबलाइज करेंगे। उसके लिए हम लोग ऐड करेंगे स्टेबलाइजर्स, फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट्स हो गए या फिर शुगर्स हो गए, इनको ऐड करेंगे ताकि वो एंजाइम स्टेबलाइज हो जाए। और बाद में फिर हम लोग एंजाइम्स को करते हैं ड्राई। ड्राई मतलब हम लोग आँच पे नहीं रखते उसको, उसके लिए जो मेथड्स होते हैं वो होती है लायोफिलाइजेशन या फिर जो स्प्रे ड्राइंग होती है, राइट? तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोसेसिंग। और उसके बाद में ड्राइंग के बाद में जो पाउडर फॉर्म रहेगा, राइट, वो हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे एज अ पाउडर और इफ रिक्वायर्ड लिक्विड या फिर इमोबिलाइज एंजाइम की तरह हम लोग उसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस एंजाइम। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं जिसको बोलते हैं जनरल स्टेप्स इन द माइक्रोबियल एंजाइम प्रोडक्शन, राइट? फिर इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे हमारे एक एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स पे। एंजाइम क्या होता है, उसका हम लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों ने कौन सी चीजें डिस्कस की वाली है उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम एक्चुअल क्या होते हैं? तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। उनका नेचर कौन सा होता है? प्रोटीन नेचर। एक ही नॉन प्रोटीन नेचर का एंजाइम है और वो होता है राइबोजाइम। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वाला है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम्स के जो सोर्सेस होते हैं उनमें आते हैं माइक्रोबियल सोर्सेस जिनमें बैक्टीरिया, फंगाई और ईस्ट आते हैं। साथ ही में प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस भी होते हैं। इन तीनों में से हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो होते हैं माइक्रोबियल सोर्सेस फॉर द इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन। वाई? तो उनकी ग्रोथ रैपिड होती है, उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, वो इजीली हम लोग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर सिक्रेशन होते हैं और स्टेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने दो टाइप के कल्चर टेक्निक्स देखे वाले हैं। एक कहलाता है हमारा सेमी सॉलिड और सरफेस कल्चर मेथड, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है वो करते हैं ऑन द मॉइस्ट सॉलिड सबस्ट्रेट्स के ऊपर। और जो सबमर्ज कल्चर मेथड होती है उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो करते हैं इन द लिक्विड लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में। ओके, उसके बाद में फिर हम लोगों ने जनरल स्टेप्स देखे थे फॉर द माइक्रोबियल एंजाइम प्रोडक्शन के, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइसोलेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन। ओके, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरे स्टेप में हम लोग करते हैं उस स्ट्रेन में इम्प्रूवमेंट करते हैं। फिर ये दोनों स्टेप के बाद में हम लोग जा रहे हैं मीडिया के पास में। तो थर्ड स्टेप में हम लोग बनाते हैं कौन सा प्रोडक्शन मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया,
और उसके लिए कौन-सी रिक्वायरमेंट होती है, इनके बारे में देखा है। फिर हम लोग जो भी हमारा मीडिया या फिर ब्रॉथ हो चुका है, उसके उसमें पीएच को एडजस्ट करते हैं क्योंकि पीएच जो होता है वो अफ़ेक्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, एंजाइम के सिंथेसिस को और एंजाइम की स्टेबिलिटी को। उसके बाद में एक्चुअल प्रोसेस होती है, वो होती है फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में होता है कंट्रोल्ड माइक्रोबियल ग्रोथ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं, टेक्निक्स अलग होती है और उसमें हम लोग अलग-अलग इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन भी 2 टाइप के एंजाइम का, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का और इंट्रासेलुलर एंजाइम का, जिसमें आसान होता है एक्सट्रैक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का। और फिर आता है द रिमूवल ऑफ द इम्प्यूरिटीज, दैट इज प्यूरिफिकेशन, एंड लास्ट स्टेप इज द फाइनल प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंजाइम को स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद में ड्राइंग करके बना देते हैं उसका फॉर्मुलेशन। ओके, सो इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स क्या होते हैं और उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। सो दैट विल वी डिस्कस टुमारो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं ना? हाँ, जहाँ पे जो अलग-अलग हम कोर्सेस में जॉइन करके रखे वाले हैं सब लोगों ने, तो उनमें क्वेश्चन्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके? या फिर जो भी मतलब आप लोगों के इश्यूज़ होते हैं, राइट? या फिर जो भी डाउट्स होते हैं, लाइव सेशन में आप लोग कभी भी आप पूछ सकते हो ईज़िली। ओके? तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जॉइन होके हैं, वो भी लेकिन अलग-अलग कोर्सेस में जॉइन होके हैं। तो फॉर दैट, तो कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कौन से टॉपिक का पूछ रहे हो, चलेगा, कोई भी क्वेश्चन चलता है, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ओके? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।